हम आगे बढ़े, देखते हैं कि वो रिपोर्ट क्या कह रही है कि आज का मुद्दा जिस पर हम बात करेंगे वो दरअसल है क्या। पहले देखिए ये रिपोर्ट और फिर डिबेट। सामने आए फेस, अब उपचुनाव की बारी। दोनों दलों के प्रत्याशियों के नाम जारी। क्या कांग्रेस का जाति कार्ड पड़ेगा भारी? बीजेपी की विकास को मुद्दा बनाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। इन दोनों सीटों का मिजाज अलग रहा है। बुधनी बीजेपी का गढ़ रही है तो विजयपुर कांग्रेस का किला। इसलिए बीजेपी ने बुधनी से शिवराज के खास रहे पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने किरार समाज से आने वाले पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को टिकट देकर चुनाव रोचक बना दिया है। इसी तरह विजयपुर में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते आए रामनिवास रावत इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस ने बीजेपी से आए मुकेश मल्होत्रा पर दांव लगा दिया है। जाहिर है बीजेपी को मेहनत करनी होगी, हालांकि पार्टी की अपनी रणनीति है। जिस प्रकार का स्वभाव और जिस प्रकार की कार्यशैली माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की है, एक एक कार्यकर्ता उनमें अपना भाई, अपने बड़े भाई के रूप में, अपना अभिभावक के रूप में अपने आप को संरक्षित पाता है। तो बुधनी विधानसभा का संरक्षण जिनके हाथों में है, स्वाभाविक रूप से बुधनी विधानसभा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। कांग्रेस के सामने दोनों ही सीटों पर चुनौती बड़ी है। बुधनी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पकड़ वाली सीट है तो विजयपुर में नया प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि इस बार उसकी रणनीति जीत दिलाएगी। चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस पार्टी ने बेहतरीन उम्मीदवार दी है, चाहे वो बुधनी विधानसभा में पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल साहब हों, चाहे विजयपुर में मुकेश मल्होत्रा हों। बुझा हुआ सा चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत भार्गव के रूप में दिया, जिनका विरोध पूरी तरीके से बुधनी विधानसभा के अंदर हो रहा है। दूसरी ओर विजयपुर की बात है, वहाँ पे आदिवासी वोट है और वहाँ पे मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया। निश्चित रूप से कांग्रेस बड़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस जीतेगी और एक नया इतिहास रचने वाली है। प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही दोनों दलों के उम्मीदवार जनता के दरबार में है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को कड़ी मेहनत करनी होगी। मध्य प्रदेश के पिछले उपचुनाव तो यही कहानी सुनाते हैं। मतलब साफ है कि फेस सामने आ चुके हैं और चुनावों की रेस शुरू हो चुकी है। नमस्कार एक बार फिर। तो आज का हमारा मुद्दा है सामने आए फेस और शुरू हुई चुनावी रेस। तो आपने देखा कि बुधनी की लड़ाई तो मानी जा रही है कि एक सिंबॉलिक लड़ाई है। हालांकि कोई भी चुनाव जब तक नतीजे ना आ जाए तब तक उसके बारे में कोई निर्णायक टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन विजयपुर और बुधनी की इस लड़ाई में विजयपुर में माना जा रहा है कि संघर्ष है और बुधनी चूँकि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री की वो सीट रही है, इसलिए एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का। और रमाकांत जी भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं और उनके मुकाबिल राजकुमार पटेल जी की चुनौती माना जा रहा है कि उतनी ताकतवर क्या होगी, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन विजयपुर की लड़ाई अच्छी हो सकती है क्योंकि सहरिया ट्राइब से ही आते हैं मल्होत्रा साहब, जिनको टिकट मिला है। बहरहाल ये तो जो नतीजे हमें मिलेंगे दिवाली के बाद नवंबर के तीसरे सप्ताह में वो बताएंगे। लेकिन पहले हमारे सुलगते हुए सवाल देखिए, क्या बुधनी और विजयपुर की लड़ाई मुद्दों की जगह चेहरों पर लड़ी जाएगी? क्या जाति बनाम विकास का होगा उपचुनाव का महासंग्राम और क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी बीजेपी कांग्रेस? मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं आनंद जाट जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, युवा नेता हैं, लेखक हैं, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी जी हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर, बहुत स्वागत है मनोज आपका। और साथ ही आशीष शर्मा हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और वरिष्ठ विधायक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेहमानों की तरफ, राजनीतिक मेहमानों की तरफ। बुधनी की लड़ाई निश्चित तौर पर अब जिस तरह से आ गई है चेहरों पर और विजयपुर की लड़ाई भी चेहरों पर, साफ चीज़ें हैं। कैसे देखते हैं आप बुधनी की लड़ाई को? लेकिन उससे पहले क्या विजयपुर में सहरिया जनजाति का कांग्रेस का प्रत्याशी एक बड़ा अंतर पैदा करेगा संघर्ष में?
तो देखिए, दो तरह की चीजें हैं शरद जी। एक तो सहरिया है वो, दूसरा भारतीय जनता पार्टी में रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता रहा है वो कहीं ना कहीं उनसे वाकिफ है, उनसे मिलता जुलता रहा। तो एक ये बड़ा असर जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में होगा। लेकिन वही कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लिए वही चुनौती है कि जो लगातार कांग्रेस रामनिवास रावत के साथ जीतती आई है वो अब भारतीय जनता पार्टी में है। और वैसे भी जब सरकार होती है तो सत्ता के प्रति एक अलग तरह का झुकाव होता है लोगों का। लेकिन मल्होत्रा के आ जाने से जो सहरिया वोटर्स है वो भी कहीं ना कहीं बट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ बुधनी की तरफ भी हम जाते तो बुधनी, ये बात सच है कि बहुत मजबूत है वहाँ भारतीय जनता पार्टी, पर राजकुमार पटेल के आ जाने से जो चर्चाएं हो रही है वो चुनाव तो दिलचस्प बुधनी का भी हो जाएगा शरद जी। ये बात अलग है कितना जीत हार का अंतर क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, चूंकि शिवराज जी लगातार वहाँ मेहनत करते रहे। आज भी मेरी बुधनी के दोनों प्रत्याशियों से बात हो रही थी तो ऐसा लगता है कि दोनों अपने अपने तरह से रणनीति की तरफ दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस ने जो टिकट दिया है, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अच्छा टिकट कांग्रेस ने दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, अच्छे चेहरे भी है बीजेपी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव पूर्ववर्ती चुनावों से कुछ अलग होते दिखाई देंगे। आनंद जी, निश्चित तौर पर चैलेंज है कि आप अपने को प्रूव करें। हरियाणा भी है बीच में, बाय इलेक्शन भी रहे, छिंदवाड़ा का लोकसभा इलेक्शन भी है, अमरवाड़ा का बाय इलेक्शन भी है। कैसे देखते हैं आप, और क्या आप मानते हैं कि क्या स्ट्रेंथ होगी? कैंडिडेट अपनी जगह है, मुद्दे आपको क्या लगता है कि क्या आपकी तरफ पलड़ा झुक सकता है, मुद्दों का भी मसलों का भी? शरद जी, बहुत अच्छा सवाल है। मनोज जी ने जो बात कही कि चुनाव जो है वो दिलचस्प होने जा रहा है। अक्सर ये माना जाता है कि उपचुनाव सरकार के पक्ष की तरफ होते हैं, और आपने हरियाणा चुनाव का भी जिक्र किया। लेकिन मैं चूँकि पिछले 8-9 महीने से लगातार ग्राउंड पर हूँ, कल जब कांग्रेस पार्टी का टिकट अनाउंस हुआ उससे अभी आपके सामने आने तक मैं करीबन 200 से अधिक लोगों से फ़ोन पर बात कर चुका हूँ, जिसमें राजकुमार पटेल साहब भी हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं, और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। तो जो रमाकांत भार्गव जी का जो 5 साल का कार्यकाल है, जो सांसद के रूप में रहा है, उसमें उनकी जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों पर भी कांग्रेस पार्टी बात करेगी। वो किस तरह से एब्सेंट रहे हैं क्षेत्र में, उस पर भी कांग्रेस पार्टी बात करेगी। और हमारे प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी की जब तुलना की जाएगी तो हर मामले में हमारा प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी से बेहतर है। ये बात मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो चुनाव में परसेप्शन क्रिएट करने की बात है। अस्पताल की बिल्डिंग बन जाती है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग बन जाती है लेकिन उसमें मास्टर नहीं है, सड़क जो है, मुख्य मार्ग जो संदलपुर से बक्तरा तक का सीधा एक रोड है स्टेट हाईवे का, उसको कहीं भी आप देख लीजिए। आज बुधनी विधानसभा में आप अभी चुनावी यात्राओं पर आपकी टीम भेजेंगे तो वो ये भी कवर करेगी, तो देखेगी कि उस विधानसभा के लोग कितने मुश्किल से सड़कों पर चल रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और रोजगार का मुद्दा, अभी जो बारिश जो असमय हो रही है, अतिवृष्टि, जब फसल खलिहान में रखी है और उसके बाद फसल बह जा रही है, इतनी बारिश हो रही है, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे फसल खराब हुई है। इन सब पर भी हम बात करेंगे और हमें ये उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा चुनाव लड़के जीत कर दिखाएंगे। जी आशीष जी, निश्चित तौर पर सफलताएं और सफलताएं ही हैं जो शुरू होती हैं 2023 के अक्टूबर-नवंबर से, और मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में पहले बीजेपी जीतती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में लौटें तो लोकसभा चुनाव जीतती है और छिंदवाड़ा भी जीतती है, 29 की 29 सीटें, फिर अमरवाड़ा का उपचुनाव जीतती है। तो जीत भारतीय जनता पार्टी का की एक बड़ी स्ट्रेंथ और एक पर्याय बनी है। क्या ये दोनों इलेक्शन भी आप मानते हैं उसी जीत पर सवार होकर आप ले जाएंगे, या फिर चुनाव के नतीजे जब तक नहीं आते हैं जब तक तो रुकना ही चाहिए? कैसे देखते हैं आप इन दोनों जगह बीजेपी की ताकत को? निश्चित ही शरद जी, वर्तमान लोकतांत्रिक परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राज्य, कोई लोकसभा, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है कि जहां हम पराजय का सामना करने की स्थिति में हो। यदि प्रयास होते हैं तो जनता हमारे साथ आने के लिए तैयार है। कई सारे राज्यों के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, हम उन क्षेत्रों में भी विजयश्री प्राप्त कर पाए जहां कभी हमारी जमानत नहीं बचती।
ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति, उसकी कार्यपद्धति, के विचार, उसकी विकास की योजनाएं और उसके कार्यकर्ताओं का संगठन के प्रति समर्पण, ये सब चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो हम जीत का दर्शन कर लेते हैं। रही बात विजयपुर और बुधनी की, तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र जो है वो मेरे पड़ोस का ही विधानसभा क्षेत्र है और शिवराज जी ने न सिर्फ एक मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि उस विधानसभा क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व करने के नाते सिंचाई परियोजनाओं से बिजली, कृषि, इन सब क्षेत्रों में बुधनी को आत्मनिर्भर बनाया है। आज वहाँ उद्योग भी है, आज वहाँ चिकित्सा की भी अच्छी व्यवस्था है, आज वहाँ पर सड़कों का भी विकास हुआ है और जिस सड़क की बात आनंद भाई कर रहे हैं, ये सड़क स्वीकृत हो चुकी है नेशनल हाईवे के रूप में, इसके टेंडर भी लग चुके हैं और अतिशीघ्र जब 4 लेन सड़क का निर्माण होगा जिससे गुजरात और मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी होगी, छत्तीसगढ़ से भी आवागमन में जिसकी सुविधा होगी, तो बुधनी में विकास कोई विषय नहीं है क्योंकि बुधनी के लोगों ने विकास को बहुत करीब से देखा है और ये सीट में शिवराज जी की आत्मा बसती है क्योंकि यहाँ की जनता उनसे असीम प्रेम करती है। रमाकांत भार्गव जी बहुत वरिष्ठ नेता है, शिवराज जी के साथ वो तो कई बार चुनाव में नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन रामपाल जी, आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राजपूत जी, आदरणीय रघुनाथ सिंह भाटी जी, रवि मालवी जी और ऐसे कई नाम हैं जो लगातार शिवराज जी के लिए वहां पर कैंपेनिंग करते थे। रही बात विजयपुर की, तो आज अच्छी पार्टी के अच्छे नेता के रूप में रामनिवास रावत जी वहां पर स्थापित हुए हैं। वो उनका व्यक्तित्व अच्छा है ही, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी प्रदेश में सरकार है उसके साथ विजयपुर के विकास को और आगे ले जाना चाहते हैं। वहां का हमारा कार्यकर्ता भी तैयार है और बुधनी का भी तैयार है। दोनों विधानसभा सीटें बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम जीतेंगे। चलिए, आपके दावे को भी मंगल कामनाएं और कांग्रेस के दावों को भी मंगल कामनाएं। मनोज, सवाल ये भी है कि जनता क्या देखती है? क्या जनता ये देखेगी कि रामनिवास रावत जी ने आखिर पार्टी क्यों छोड़ी? बात तो कर रहे हैं वो कि मुझे सम्मान नहीं मिला, लेकिन जनता ने क्या वो देखा कि सिंधिया जी की तरह उनसे कहा गया तो आ जाएं सड़क पर, उतर आएँ सड़क पर, चले जाएं सड़क पर? क्या जनता के मन में ये बात होगी जैसा इमरती देवी जी के साथ हुआ कि आप तमाम कोशिशों के बावजूद, तो क्या ये मुद्दा भी बनता है कि लोग ये देखते हैं कि आपकी इमीडिएट वजह क्या रही जाने की? कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ होगी साहब सत्ता प्रेम अधिक था, आपको मंत्री बनना था, इसीलिए आपके लिए कैबिनेट की इकलौती विस्तार की प्रक्रिया संपन्न हुई। क्या वो जस्टिफाइड कर पा रहे हैं? विजयपुर उपचुनाव क्यों हो पा रहा है? देखिए शरद जी, जब उपचुनाव हुए हैं तो उपचुनाव को लेकर हालांकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सत्ता का एक झुकाव जरूर होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के ही हम दमोह को जब देखते हैं तो सत्ता तो थी, सत्ता के बाद वहां से चीजें बदल गई, नहीं जीत पाए, बाद में वो सांसद बन गए। तो जनता जनार्दन बड़ा गजब करती है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। जहां तक बात रामनिवास रावत की करें, चित्रकूट भी हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वहां से चुनाव जीत गई थी, उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां रामनिवास रावत की बात करते हैं तो ये सच है कि जनता कहीं ना कहीं उस तरह जो 2020 में हुआ था कि 28 लोग छोड़कर आ गए, वो परिस्थिति अलग थी। वर्तमान की परिस्थिति अलग है क्योंकि जनता ने उनको चुना तो कांग्रेस के लिए था और ये उम्मीदें थी, लेकिन बहुत तेजी से महत्वाकांक्षाएं सबकी बढ़ी है। मैं कहूँगा कि चाहे वो वोटर हो, जनता हो, और वो ये कहीं देख रही होगी कि एक मंत्री को मुझे चुनाव लड़ाना है, मंत्री को चुनाव जिताकर यदि आता है तो इसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिल जाएगा। यदि ये काम कर गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जातिगत समीकरणों को हम खासकर चंबल ग्वालियर में अलग नहीं कर सकते। सहरिया है, सीताराम भले साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी को उनको पद दे दिया, लेकिन क्या वो मन से उनके साथ मिल पाए हैं? ये कुछ चुनौतियां हैं बीजेपी के भीतर। कांग्रेस ने इसलिए बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को टिकट दिया है। बुधनी में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। जिन नामों का जिक्र अभी आशीष जी कर रहे थे, जो शिवराज जी के साथ घूमा करते थे, आज हमने देखा बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे, उसको लेकर भी कुछ सवाल उठे, हालांकि मैंने सवाल भी किया था। तो ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, क्या रमाकांत जी के साथ वो सब आ पाएंगे जो शिवराज जी के साथ चलते थे? ये सब चुनौतियां दिखाई देती हैं। रामनिवास जी इसका अधिक सामना करेंगे। बिल्कुल। जो बात मनोज कह रहे थे आनंद जी, ये आप नहीं कह सकते, लेकिन हम थोड़ी बहुत स्वतंत्रता हम ले सकते हैं। जी लीजिए ना। स्वतंत्रता ये है कि जनता भी अब बहुत चतुर और सयानी है, जितने की उनके जनप्रतिनिधि है। जी। अब जैसा मनोज कह रहे थे कि जनता भी ये जानती है कि हम एक मंत्री चुन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री चुन रहे हैं, जो हमारे लिए अब क्षेत्र में एक प्रिविलेज का काम करेगा। जी।
तो वो अपने सिद्धांतों को थोड़ा फोल्ड करती है, और जिस तरह मैंने ये रुमाल लगा रखा है कोर्ट में, वो रख लेती है फोल्ड करके बिल्कुल ठीक है। कि भैया हम क्या करें, अब ठीक है, अब हम मंत्री मिल रहा है हमको, अब नहीं तो कांग्रेस में तो कछु हो ही नहीं रहा हो, बैठे हुए हैं भैया, कह रहे हैं नहीं अपोजिशन है जी। हाँ, देखिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि जब रामनिवास जी ये कहते हैं कि मेरा अपमान हुआ, पलटकर जिस जनता ने चुनकर सदन में भेजा था कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, उसमें से एक व्यक्ति भी ये पूछ ले कि साहब अपमान तो आपने हमारा किया है, हमने आपको चुना था और आपने पलटी मार ली। तो जनता वो भी देखती है, जनता वो भी समझती है। और जो मुकेश मल्होत्रा जी के रूप में हमने युवा प्रत्याशी दिया है, उनका ज़मीन पर बहुत गहरा और लंबा काम है। वो सहरिया प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसके आज सीताराम आदिवासी जी उपाध्यक्ष हैं। तो काम वहाँ उनका भी बहुत गहरा है। इसलिए इसको जैसे मनोज जी ने कहा कि वहाँ जातिगत समीकरण को भी हम खारिज नहीं कर सकते। ये एक कितना बड़ा मैसेज कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि एक सामान्य सीट से हम आदिवासी चेहरे को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये हमने करने की कोशिश की है। एक बड़ी अच्छी चीज़ आपने पॉइंट आउट की थी मनोज जी ने कि राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जिन्होंने शिवराज जी के लिए अपना विधायक का पद से त्यागपत्र दिया था जब उपचुनाव हुए थे और मुख्यमंत्री वो बने थे, तो क्या ये उनकी स्वतः दावेदारी नहीं होती थी, स्वाभाविक दावेदारी नहीं थी? तो राजपूत समाज क्या इस बात पर नाराज़ नहीं होगा? और शिवराज सिंह चौहान के बारे में आशीष जी ने बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें कही। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया, क्या वो क्षेत्र उन्हें एकदम से भूल जाएगा? और कल मीटिंग हो रही है राजपूत समाज की, उसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताइए, जिसमें राजेंद्र सिंह राजपूत जी भी बैठकर बात करेंगे अपने समाज से। ये कई तमाम सारी चीज़ें हैं जी, जिन पर बात होनी चाहिए। तो चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है और किसी के लिए केक वॉक नहीं है। आशीष जी, हालांकि सवाल का उत्तर आप पार्टी लाइन के दायरे में है, लेकिन सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। सवाल ये है कि स्वाभिमान, या ये कहिए कि जो व्यक्ति पार्टी की विचार शैली का प्रतिनिधि नहीं था, पहले तो बीजेपी में आए, कैबिनेट मंत्री बने, फिर साहब चुनाव फिर जिताना है, उपचुनाव है, फिर वही कार्यकर्ता जो झंडा मुखालिफत का लेकर चलता रहा था वो समर्थन का लेकर चले। यानी कितनी परीक्षाएं ली जाएंगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, कितनी परीक्षाएं जी? देखिए, बुधनी का कार्यकर्ता हो या विजयपुर का कार्यकर्ता हो, स्वाभाविक है महत्वाकांक्षा सभी में रहती है, लेकिन बुधनी का कार्यकर्ता रमाकांत जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। रमाकांत जी वहां के वरिष्ठतम नेता है और एक सांसद के रूप में देश में रिकॉर्ड मतों से जीतने का खिताब भी उनके नाम है। दूसरी बात, विजयपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रामनिवास जी के लिए प्राणपण से जुड़ जाएगा। पिछले कुछ महीनों से इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी संगठन की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। रही बात कि ये मीडिया प्रचारित कर रही है कि किसी के मन में असंतोष हो, नामांकन जिस दिन होगा हमारे दोनों प्रत्याशियों का, भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेता, वो भी जो टिकट की दावेदारी रखते थे, वो सब भी उनके साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस किसी भी चुनाव में जातिवाद का कार्ड खेलती है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत सभी जातियों तक है, सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है और जातिवाद का मिथक कुछ राज्यों के चुनाव से टूटा है, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो। इसलिए जाति आधार पर बांटने की कांग्रेस की मंशा इन दोनों उपचुनावों में भी सफल नहीं होगी। कार्यकर्ता, संगठन और जनता इन दोनों जगह से भाजपा का कमल खिलाई। मनोज, कम वक्त है मेरे पास, लेकिन अहम बात यही है कि अगर लोग भी यही सोच रहे हैं, जिसको आप कहते हैं शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वो भी कि नहीं साहब अब विचार सिद्धांत, जब नेताजी नहीं ध्यान रख रहे तो हमें हमारे ऊपर क्यों जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की बागडोर को हम ही मशाल को लेके आगे चले। वो कलयुग है, कलीकाल है, देख रहे हैं कहाँ से क्या क्या घट रहा है, प्रतिदिन सबके सामने है। इन परिस्थितियों में नैतिकता की बात करने की तो बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि लॉन्ग रन में ये चीज़ें बीजेपी के लिए भी ठीक नहीं है,
कांग्रेस का तो नुकसान हो ही रहा। देखिए, लगातार इस पर नेता भी कहीं ना कहीं, जब वरिष्ठ नेताओं से बात होती है तो वो भी असमंजस में रहते कि कब तक हम इन सबके भरोसे चलते रहेंगे, और जनता को भी शायद ये समझने की जरूरत होगी। लेकिन शरद जी, आदत बिगड़ी हुई है, वो तो अभी सुधरने वाली है नहीं। वो उम्मीदें निश्चित रूप से सरकार से करना चाहेगी, सरकार के प्रति मैं फिर कहूँगा कि झुकाव होगा, लेकिन कितनी रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी तो टिकट दिया है। इसी बीच में हम देख रहे हैं कई कांग्रेसियों को महाराष्ट्र के चुनाव में लगा दिया है, तो आपको यहाँ का चुनाव लड़ना है या वहाँ का चुनाव लड़ना है, ये देखना पड़ेगा। और यदि ठीक ढंग से रणनीति के साथ बढ़ी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन एक अच्छी चुनौती, दिलचस्प चुनाव को खड़ा कर सकती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर वहाँ के एक बीजेपी के नेता से हमारी बातचीत हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो उनकी बातों में भी निराशा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक मायूसी का एलिमेंट जरूर था। वो कहते हैं हमारे सच्चे नेता देवेंद्र फडणवीस जी इस समय कभी एकनाथ जी को संतुष्ट करने के लिए लगते हैं तो कभी अजीत पवार जी के पास जाते हैं। बोले हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये दिन होंगे कि कभी शिंदे जी के पास जाकर वहाँ खड़े होना पड़ेगा, तो कभी जाना पड़ेगा अजीत पवार जी के पास। और बोले आगे पता नहीं क्या स्थितियां बनेगी, हो सकता है कल उद्धव ठाकरे जी के पास जाके खड़ा होना पड़े फिर से। तो राजनीति का ये बदलता स्वरूप, आप अपने स्वाभिमान को जब बार बार फोल्ड करके, जैसा मैंने कहा, इस रुमाल की तरह यहाँ रखते हैं तो टूटता है भीतर। आवाज़ भले ही आप अनसुनी कर दें, लेकिन वो कांच की तरह टूटती है और हर बार आपका आत्मविश्वास भी टूटता है। बीजेपी को भी ये बात समझनी होगी, और कांग्रेस के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जहां होड़ लगी हुई है, आखिर आपके भीतर क्या है भैया? आपने विचारों की क्या घुट्टी पिलाई है अपने नेताओं को? आज़ादी की पार्टी हैं आप, महात्मा गांधी याद नहीं है, कोई भी याद नहीं है आपके लोगों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। देखिए, सिद्धांत बहुत मूल्यवान है, जिन्होंने सिद्धांतों को बाजार में बेच दिया उनका लॉन्ग रन में तो सिलसिला कुछ गड़बड़ी होता है, और कांग्रेस इसका एक आदर्श उदाहरण है आज के दौर में। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।